हाय व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी विस्ताय और आपका स्वागत है इस प्यारे से चैनल पे। इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और यार आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th फॉर बोर्ड्स। इसमें हम लोग कुछ चीज़ नहीं छोड़ेंगे, सारा डिटेल में करेंगे। तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री होगा, तुम्हारा पूरा बायो होगा, तुम्हारा पूरा फिजिक्स होगा और तुम्हारा पूरा सोशल साइंस होगा। एकदम डेप्थ में हम लोग नोट्स बनवाएंगे, पूरी एनसीईआरटी वाइज ही चलेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। पूरी एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के अंदर नोट्स बनवाएंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, फिर हम लोग समझाएंगे भी, सारे वीडियो बताएंगे। तो वेलकम टू क्लास 10th वाली सीरीज़। और बहुत धांसू होने वाली है, बहुत धांसू होने वाली है। सारी एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, कोई एक्टिविटी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे सारी अच्छे तरीके से। बीच बीच में ये सीरीज़ में तुम जीरो से हीरो हो जाओगे, ठीक है। हर इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें डिस्कस होगी। बीच बीच में थोड़े बहुत मीम्स भी डाल दिए जिससे तुम्हारा मोटिवेशन हाई रहे, तुमको अच्छा लगे, ठीक है, मज़ा आए। नोट्स भी बनाए जाएंगे, तुम्हारे सारी चीज़ें होंगी। ये जैसे ये बड़े वाले नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट वाले नोट्स की क्या क्या चीज़ें निकल रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ पे डिस्कशन होगी, सारी चीज़ें की डिस्कशन होगी, ठीक है। कोई चीज़ छूट नहीं रही है, तुम इसकी गारंटी ले सकते हो, ठीक है। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सभी कुछ होगा। तो यार इस चैनल को बस तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। तुमको बस छोटे मोटे काम करने हैं, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और फैला देना है इसको बस। और मैं दावे से कह सकता हूँ इस लेवल का कंटेंट क्लास 10th के लिए यूट्यूब पे तुमको कहीं नहीं मिलेगा। एनिमेशन छोड़ दो तो हम लोगों ने सारा काम किया है इसमें। ऐसा तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं और नहीं। और जिन लोगों को जानना हो कि मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम ईशान है, मैं क्लास 10th में हूँ इस वक्त। और आप लोगों की हेल्प से हम लोग का चैनल चल रहा है प्यारा सा बी ऑफ स्टाई। और इसमें तुम्हारा कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे हम लोग। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने भी बोर्ड्स में आए हैं सब कुछ डिटेल में डिस्कशन होगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो सारे कर ही रहे हैं, एनसीईआरटी के बैक एंड में जितने भी सवाल होते हैं वो सब करेंगे। तो कुछ तुम्हारा बोर्ड का कंप्लीट पैकेज है ये, तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी वाइज चल रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी एनसीईआरटी ही है ये, ठीक है। तो भाई शेयर कर दो बस। हाँ तो यार शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर ऑफ क्लास 10th। तो वेलकम टू क्लास 10th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस पहले वाले पेज में हम लोग को क्या बताया गया है? इस पहले वाले पेज में ना तो हमको एक डेली लाइफ के सिचुएशंस के बारे में कुछ एग्जांपल गिवन है कि जैसे कभी कभी हम लोग जब गर्मियों में दूध छोड़ देते हैं तो वो फट जाता है, जो लोहे के सामान होते हैं उन पर रस्टिंग हो जाती है जब वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, इसीलिए उनको सही से ढक के रखना होता है, मेंटेन करना होता है। लोहों के दरवाज़ों पे पेंट करवाना होता है ताकि वो रस्ट ना हो। फिर जैसे ग्रेप्स जो होते हैं वो फर्मेंटेट होते हैं, वाइन बनती है उनकी, दही बनती है जैसे फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। फूड भी जो बनता है वो भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। जो फूड हम लोग पेट में जो डाइजेस्ट होता है वो भी केमिकल रिएक्शन है। हम लोग जो ये सांस ले रहे हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये सब ना, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं अपने आसपास। तो एक्चुअली में अगर इन सब में देखें तो क्या हुआ, मिल्क कैसे पता चला कि ये एक रिएक्शन है? देखो, मिल्क जब नॉर्मल होता है तो वो एकदम नॉर्मल होता है, उसका टेक्सचर एकदम वाइट होता है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता है, वो मतलब एकदम अच्छे से होता है। मतलब तुम्हें पता ही है दूध कैसा दिखता है नॉर्मल। लेकिन जब वो फट जाता है तो दूध के ऊपर एक लेयर बन जाती है, वाटर उसके ऊपर आ जाता है, थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाता है। तो उसकी नेचुरल आइडेंटिटी और नेचर बदल गया, जो उसका पहले नेचर था। जैसे लोहा होता है, आयरन जो होता है, वो जब रस्ट होता है तो वो अपने नॉर्मल कलर को छोड़ के ब्राउनिश कलर में हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाती है। तो वो तो तुम्हें पता ही है कैसे होता है। जैसे दही होता है, दूध की दही बन जाती है, तो वो तो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ हो गई। तो यही सब हो रहा है। तो वो जो पहले नेचर था ना उस सब्सटेंस का, और उसकी जो पहली अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी वो उसने खो दी और वो उसकी चेंज हो गई, वो एकदम नया कुछ चीज़ बन गया है। तो केमिकल रिएक्शन तब कह सकते हैं कि एक केमिकल चेंज हुआ है जब जब द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। अगर उनका इनिशियल नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो जाए तो वो एक केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखो, चेंजेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। लेकिन वो सब हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया है, तब उसको उतना डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वरना थोड़े बहुत अगर एग्जांपल लेने हो तो जैसे केमिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज, केमिकल कह रहा हूँ, फिजिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। फिजिकल चेंज ज़्यादातर बार टेम्प्रेरी चेंज होता है, लेकिन केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है। और जो फिजिकल चेंज है वो ईजिली रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज रिवर्सिबल
एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल ले लो, फिजिकल का एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, एवेपोरेशन ऑफ वाटर, और केमिकल का ले लो मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, डाइजेशन, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब केमिकल हो गए। तो इसमें हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे? इस पे अब की हम लोग केमिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। मतलब इतना प्यारा है ना यार ये नोट्स, कि तुम अगर इसको ध्यान से कर लो तो तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हो जाएगा। अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके बोर्ड्स के, तो बहुत अच्छे से लगेगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार ये एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी को तुम चाहो तो 1 मिनट पॉज करके पढ़ लो, उसके बाद हम लोग इसकी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, इसके बारे में क्या पता चला है। ठीक है, तो एक ब्रीफ दे देता हूँ इस एक्टिविटी में क्या किया जा रहा है। इस एक्टिविटी में ना हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन को साफ करके बर्न कर रहे हैं एयर में, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। फिर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है उसमें, एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या चीज़ आ रही है, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, ठीक है। एक बर्नर से बर्न किया जा रहा है मैग्नीशियम रिबन को। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं इस एक्शन का। तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, जैसे ही उसमें आग लगाई वो तुरंत बर्न होने लग गई। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम बहुत ऊपर आता है। ये देखो यहाँ पे आता है मैग्नीशियम, नीचे नहीं आता है। ये सब नीचे वाले हो गए, ये सब कॉपर, गोल्ड और ये, तो बहुत ऊपर आता है, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो स्पॉन्टेनियसली बर्न करना शुरू कर देता है। एंड वाइट एश डिपॉजिट ऑन द वॉच ग्लास, यहाँ पे वाइट एश डिपॉजिट हो जाती है, और ये वाइट एश क्या होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जब बर्न होता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो कि वाइट ऐश के फॉर्म में होता है, वाइट इन कलर। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन ले लो इसका। मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, बताया ही था, क्योंकि रिएक्टिव सीरीज में बहुत हाई आता है, तो वो बहुत रिएक्टिव मेटल है। इट रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में उसको बर्न किया जा रहा है तो उसमें ऑक्सीजन है, तो वो बर्न हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, टू फॉर्म वाइट ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद लिबरेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो लिबरेशन ऑफ एनर्जी कैसे पता चल रही है? क्योंकि यार ये जब बर्न होता है ना तो इतनी डैजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है, इससे इतनी सुंदर सी वाइट फ्लेम निकलती है। तो ये लाइट एक एनर्जी होती है ना, तो ये लिबरेट कर रहा है लाइट एनर्जी को इतनी सुंदर, इसलिए ये एक मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा? देखो इसका केमिकल रिएक्शन जो होता है वो होता है Mg प्लस, ये कैपिटल एम है, छोटा एम मत मान लो, इसको कैपिटल बना देता हूँ, इसमें मेरी थोड़ी सी वो दिक्कत होती है मेरा इसमें बनाने में। Mg प्लस O2 जब रिएक्ट होता है तो वो कैपिटल एम, देख लो फिर से दिक्कत आ गई, इसमें मुझे बस थोड़ी सी दिक्कत होती है। कैपिटल MgO इसमें बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब ये बैलेंस कर देंगे, अभी बैलेंसिंग आती नहीं है तो मान लो जो ऊपर लिखा है उसको मान लो कि वही है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 Mg है और 2 O2 है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड हो गया, तो ये इसका केमिकल इक्वेशन है। ठीक है भैया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी ये 1.1 हम लोगों ने क्लियर कर ली। आगे बढ़ते हैं। हलवा था यार, बहुत हलवा है। आओ फिर आते हैं ऑब्जर्वेशन, जो एनसीईआरटी बता रही है। ऑब्जर्वेशन ये बता रही है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डैजलिंग वाइट फ्लेम, यही वाली डैजलिंग वाइट फ्लेम जो ये आ रही है, एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर में चेंज हो जाती है, ऐसे जैसे यहाँ पे ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं, वाइट पाउडर में चेंज हो जाती है। ठीक है, एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑक्साइड होने के बाद बनता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ठीक है भैया, ठीक है। अब 2 और एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी 1.2 और 1.3, दोनों को देख लेते हैं। तो पहला एक्टिविटी में तुम पढ़ लो, 1 मिनट तुम जल्दी से पढ़ लो, मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है पहले एक्टिविटी में ना हम लोग लेड नाइट्रेट को मिक्स करेंगे पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन से, और देखेंगे कि क्या होता है। तो उसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ये पहली एक्टिविटी है, मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ। और दूसरी एक्टिविटी में तुम पढ़ लो एक बार पॉज करके। दूसरी एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, मैं अभी तुमको 0 मान रहा हूँ, एकदम 0 मान रहा हूँ, और 0 से हम लोग हीरो होंगे, 0 टू हीरो होंगे हम लोग। ठीक है, तो दूसरी एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, दूसरी एक्टिविटी में हम लोग एक जिंक को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिला रहे हैं, जैसे यहाँ पे है
जिंक को डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिला रहे हैं, उसके जिंक के ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे जिंक के क्या कहते हैं मटेरियल को हम लोग डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में मिला रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड या क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसी भी एक एसिड में मिला सकते हो, ठीक है। तो ये जब मिक्स होंगे ना तो ये जो जिंक होता है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा उसको, क्या कहते हैं, ये अब आगे की चीज़ अभी बताना नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहा हूँ, डिस्प्लेस कर देगा अपना किसको, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या फिर H2SO4 को डिस्प्लेस कर देगा, H को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो वो H को लिबरेट कर देगा तो हाइड्रोजन की गैस निकलेगी ऊपर, ठीक है। ये ब्रीफ दे दिया है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.2 एक्टिविटी 2, हाँ यहाँ पे तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या आया, अ येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट अपीयर्स एट द बॉटम। इस रिएक्शन में, इस वाले रिएक्शन में जिसमें हम लोग लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे तो हमको एक येलो प्रेसिपिटेट उस जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में हमको एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ दिखेगा। येलो कलर प्रेसिपिटेट अपीयर्स एट द बॉटम। अब ये क्यों हुआ इसकी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। जो हम लोग का लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड होती है बोथ स्टार्टिंग में कलरलेस होती है, उनकी कोई कलर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है जो क्या होता है लेड आयोडाइड का कलर होता है येलो कलर। और प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्युबल नहीं होगा, इन दोनों के जो सॉल्यूशन में होगा उसमें ये सॉल्युबल नहीं होगा, तभी ये प्रेसिपिटेट है। तो क्या हो गया, लेड आयोडाइड सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ठीक है भैया, अब इसका केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन देख लो। अभी बैलेंसिंग तो नहीं आती है, इसका केमिकल रिएक्शन यही होगा, अभी बता देते हैं तुमको। पीवी क्या होता है, लेड का होता है भैया, NO3, लेड नाइट्रेट होल ट्वाइस, इसका होल ट्वाइस है, एक्वस फॉर्म में होता है ये, एक्वस फॉर्म में, प्लस पोटेशियम आयोडाइड, 2 नहीं लगाना है ना, इसका स्केलेटन फॉर्म लिख रहा हूँ, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, दोनों सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। लेकिन रिएक्शन करने के बाद पोटेशियम आयोडाइड बन जाता है, पोटेशियम आयोडाइड नहीं लेड आयोडाइड बन जाता है, सॉरी लेड आयोडाइड बन जाता है, ठीक है। और क्या बनता है, लेड आयोडाइड बन जाता है, और क्या बनता है, ये कौन से फॉर्म होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और क्या बन जाता है, और बन जाता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है भैया, ठीक है। लेड नाइट्रेट से पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और वो क्या पोटेशियम आयोडाइड से लेड आयोडाइड बन गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करके यही आ जाएगा, मान लो। अभी बैलेंसिंग सिखाऊंगा तो मज़े से कर लोगे तुम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी कौन सी, एक्टिविटी 1.3 भैया, 1.3 क्या थी, जिंक वाली थी। जिंक में जब हम लोग डिजोल्व करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम लोग जिंक के ग्रैन्यूल्स को डिजोल्व करते हैं तो हमारी हाइड्रोजन गैस इमिट होती है। इस एक्टिविटी में ये होता, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के बारे में देखो क्या होगा। 1.3 ऑब्जर्वेशन, एयर बबल्स कम आउट फ्रॉम द ग्रैन्यूल्स, उन ग्रैन्यूल से एयर बबल्स निकलना शुरू कर जाएंगे। एंड द कॉनिकल फ्लास्क बिकम्स वार्म, गर्म हो जाएगा, मतलब इसमें से हीट एनर्जी निकल रही है, एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी निकल रही है। अब इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, इंटरफेरेंस क्या हो रहा है इसका, जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस इमिट होती है। वही जो मैंने उस समय बताया था, डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को ये। तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा, वरना सल्फ्यूरिक एसिड से होगा तो जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है भैया। और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ये ऊपर वाले साइन मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, प्लस हीट एनर्जी भी निकल रही है। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है भैया, ठीक है। तुमने सारे एग्जाम्पल कर लिए इतने तक, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब इन सब इतने जो हम लोग ने एग्जाम्पल एक्टिविटी 1.1 की, 1.2 की, 1.3 की, उससे हम लोग ना एक उस पे आए, एक थॉट पे आए। किस थॉट पे आए, पहले वाले एक्टिविटी में क्या हुआ, पहले वाले एक्टिविटी में
पहले वाले एक्टिविटी में क्या हुआ, पहले वाली एक्टिविटी में हम लोग की एक एनर्जी इवॉल्व हो रही है, ठीक है, लाइट एनर्जी निकल रही है, लाइट एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो पहले वाले में तुम क्या कह सकते हो कि हम लोग का और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो गर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो पहले वाले में तुम ये कह सकते हो, और कलर भी चेंज हो रहा है, वो वाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो तुम पहले वाले में ये कह सकते हो। दूसरे वाले में तुम क्या कह सकते हो, दूसरा वाला ये था ना, कौन था ये वाला, इसमें तुम कह सकते हो कि कलर चेंज हो जा रहा है और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तीसरे वाले में तुम क्या कह सकते हो, तीसरे वाले में तुम कह सकते हो कि गैस इवॉल्व हो रही है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। तो जब भी ये सब चेंज आए किसी रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में, ये सब चेंज हो, जैसे चेंज इन स्टेट हो, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस में चेंज आ जाए, चेंज इन कलर हो, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, या चेंज इन टेम्परेचर हो, तब हम लोग कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है, ठीक है। अब ये जो इतना मैंने बकवास की है, अब इसके बारे में तुमको एक नोट्स अच्छे से लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये है तुम्हारी नोट्स। सही से आ रहा है ना भाई सब कुछ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता है तो एक्चुअली में होता क्या है, इन केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होता है, द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट केमिकल चेंज इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। जो केमिकल चेंज के अंदर काम करते हैं, मतलब जो इनिशियल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वो स्टार्टिंग में जब हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, तो जो आयरन था, दूध था, वो सब इनिशियल प्रोडक्ट थे, तो वो थे रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों से रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरी चीज़ है द सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। और जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं इन चेंजेस से, उनका नाम होता है प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है भाई, बेसिक है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। यही मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्यों होता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के बॉन्ड टूट रहे हैं और नए नए बॉन्ड बन रहे हैं, या तो नए बॉन्ड बन रहे हैं या तो बॉन्ड टूट रहे हैं, या फिर दोनों चीज़ें एक साथ भी हो रही हैं। तो यही होता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इज और आर, देख लो, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, एक भी प्रोडक्ट बन सकता है, ज़्यादा भी प्रोडक्ट बन सकता है। आर न्यू सब्सटेंस विथ न्यू नेम्स, उनके नए नाम होते हैं, नए नए चीज़ बनते हैं। जैसे वहाँ पे तो हम लोग आयोडाइड वाला देख रहे थे, तो पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड, नया चीज़ हो गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। और उनका केमिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट आ गया, ये हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल्स में देखा है कि नहीं। तो ये सब तुम उस पूरे से कंक्लूड कर सकते हो। और क्या कह सकते हो, इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू रिवर्स अ केमिकल रिएक्शन। ये तो बेसिक है, ये तो पहले का ही है, बेसिक है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट्स। देख लो, डिफरेंट हो गई कैसे, जैसे एग्जाम्पल था इसमें, कहाँ गया कहाँ गया भैया, हाँ ये था। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना, इस वाले में, हाँ इस वाले में देखो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, जबकि दो सोल्यूशन थे, ये दोनों एक्वस फॉर्म में थे, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। कैसे, नया प्रॉपर्टी हो गया इसका, कलर, ये दोनों कलरलेस थे लेकिन अब कलर आ गया इसमें। तो डिफरेंट नए टाइप के प्रॉपर्टीज भी इनमें से हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हीट, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज लाइट, पहले वाले एग्जाम्पल में लाइट इवॉल्व हो रही थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे वाटर H2O को जब ब्रेक करते तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूज़ होती है। जैसे उसको मोल्टन, अगर तुम सॉल्ट को इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो वो Na और Cl में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। ये आगे की बात है, अभी इतना जान लो, एग्जाम्पल ले लो। अपार्ट फ्रॉम हीट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच आर ऑल्सो यूज्ड इन कैरिंग आउट दिस केमिकल रिएक्शन। देखो, हीट एनर्जी लगती भी है, जैसे पहले वाले में हीट एनर्जी लग रही थी, बर्नर से हीट कर रहे थे तभी वो एनर्जी लग भी रही थी। जैसे क्या कहते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल बचपन से, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी लगती है, ठीक है भैया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। In all chemical reaction, transformation from reactant to product is accomplished by various characteristics which are, हाँ अब देखो, अब ये सब जो यहाँ पे था NCERT में जो बताया गया उसको अब मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बेसिक डिटेल में, ठीक है भैया। पहला एग्जाम्पल है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ द एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी गैस इवॉल्व हो रही है तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है। द चेंज ऑफ कलर चेंज हो जा रहा है। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और
एक और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसमें उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जा रहा था। क्या फॉर्म हो जा रहा था? पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म हो जा रहा था, ठीक है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ये इनसॉल्युबल है तभी प्रेसिपिटेट है, सॉल्युबल हो जाता तो ये नहीं होता। जब दो सॉल्युबल, जैसे एक्वस फॉर्म में वो दोनों सॉल्युबल थे, लेकिन उनका जो आयोडाइड बन रहा था वो सॉलिड फॉर्म में बन रहा था, मतलब एक प्रेसिपिटेट बन रहा था, तो वो उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाए, इसमें तो कुछ समझाने लायक है ही नहीं, टेम्परेचर चेंज हो गया तो केमिकल रिएक्शन है ही है। चेंज इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस या एक्वस फॉर्म में चेंज हो जाए, जब उनका स्टेट, तो बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुए हैं। सही है, सही है भाई, सही है। हाँ, तो अब वो पार्ट करते हैं जिसमें मजा आएगा, सबसे ज्यादा मस्त पार्ट, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यार केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अब जैसे हम लोग जैसे मैग्नीशियम रिबन वाला ही बोल रहे हैं, तो अगर इसको मैं ऐसे बोलूं, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट कन्वर्ट्स इनटू मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, तो बोलने में इतना लंबा हो जा रहा है, लिखने में तो सोच लो इतना लंबा हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा हर समय लंबा लंबा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग को उसका छोटा फॉर्म चाहिए जिससे वो जल्दी से बता सकें, बाय द हेल्प ऑफ सिम्बल्स और डिफरेंट फार्मूलाज, उसके हेल्प से हम लोग जल्दी कर सकें, इसलिए हम लोग को इक्वेशंस की ज़रूरत आ गई। तो क्या है, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। सबसे इजी है, वो जो चीज़ गिवन है, जैसे इसमें क्या गिवन है, मैग्नीशियम गिवन है तो मैग्नीशियम लिख दो, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो प्लस लगा के ऑक्सीजन लिख दो, ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गए। अभी मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया था ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट वाला, ठीक है। एंड कन्वर्ट्स इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो बनेगा उसको एक साइड लिख दो प्रोडक्ट में जो वो बन रहा है, बस सिंपल सबसे सिंपलेस्ट वे। लेकिन ये भी देखो तो थोड़ा लेंदी लग रहा है, इसका भी अभी शॉर्ट फॉर्म में आएंगे अभी आगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है, the substance that undergoes chemical change in a reaction are called the reactants। जैसे इसमें कौन कौन से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही रिएक्शन के अंदर पार्ट टेक कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पूरा मैं समझा चुका हूँ, तो दोबारा समझाने का कोई एज इन नीड नहीं है, तुम नोट्स में लिख सकते हो अपना, ठीक है। वर्ड इक्वेशन शोज, अब ये जो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। तो क्या है, वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, जो चेंज हो रहा है, ये साइन चेंज का साइन दिखा रहा है कि ये दोनों ये बन जा रहे हैं, चेंज ऑफ प्रोडक्ट, चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन दम, जो मैं भी बता रहा था, ये एरो दिखा रहा है कि चेंज हो रहा है। अब ये साइड प्लस के साथ इसके रिएक्टेंट है और इस साइड इसके प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट में अगर कुछ और बन रहा होता तो वो भी प्लस के साथ जुड़ जाता, ठीक है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके रिएक्टेंट्स लिखते हैं, राइट हैंड साइड में आपके प्रोडक्ट्स लिखते हैं, ठीक है भैया। तो द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS with plus sign between them, and similarly product are written on the right hand side with plus sign between them। arrowhead points towards the product, arrowhead हमेशा प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करेगी कि ये दोनों ने ये बना लिया, ठीक है भाई, ठीक है। एंड shows the direction of reaction, कि ये दोनों ये बन रहे हैं, ये नहीं हो रहा है कि ये इसमें बन जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं, कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें ऐसे होता है फिर ऐसे होता है, कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें ऐसे होता है और फिर ऐसे भी होता है, एक ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसमें दोनों चीज़ हो सकती है, लेकिन ये वैसा रिएक्शन नहीं है। एरोहेड डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। ये नोट बना सकते हो तुम, वही डिटेल है इस पूरे पेज में से, इससे क्या डिटेल आई, ठीक है भाई, ठीक है। बना लिया, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो कर चुके। हाँ, राइटिंग अ केमिकल फार्मूला लिखेंगे कैसे? अब ये देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। देख लो, ध्यान से सुनना, मस्त तरीके से समझाऊंगा। केमिकल इक्वेशन को और कंसाइज बनाने के लिए और यूजफुल बनाने के लिए हम लोग वर्ड्स की जगह केमिकल फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। ये फार्मूलाज हैं, जैसे मैग्नीशियम का ये होता है, ऑक्सीजन का ये होता है, ठीक है। तो फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। अब ये जो चीज़ लिखी है ना, ये बैलेंस्ड नहीं है, ये बस मैग्नीशियम का सिंबल लिख दिया गया है, मतलब फॉर्मूला लिख दिया गया है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख दिया गया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया गया है। लेकिन अब इसको हम लोग अल्टर नहीं कर सकते, मतलब इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एक स्केलेटन इक्वेशन हो गई है। और ये नोट कर लो कि वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द स्केलेटल इक्वेशन। इसमें मल्टीप्लाई कुछ कर सकते हो लेकिन चेंज कुछ नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। इसको जैसे ऐसे इसके अंदर एक डब्बा बना सकते हो तुम, छोटा सा, जैसे
इसको तुम अल्टर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को एक सेकंड, इस चीज़ को तुम अल्टर नहीं कर सकते हो, इस चीज़ को तुम अल्टर नहीं कर सकते हो, और इस चीज़ को भी तुम अल्टर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करके तुम कर सकते हो, वो आगे की चीज़ अभी बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्केलेटन इक्वेशन। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर्स ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसमें हर एक एलिमेंट का अब एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट देखो, एलिमेंट दो टाइप के होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं ना, एलिमेंट के दो यूनिट पार्टिकल होते हैं, या तो वो एटम होगा एलिमेंट, या तो वो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और जो हमारा एलिमेंट के बाद क्या होता है, एक होता है कंपाउंड। दो टाइप के चीज होते हैं मैटर, एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड, तो कंपाउंड का जो यूनिट पार्टिकल होता है, ये क्या बता रहा हूं मैं, यूनिट पार्टिकल, ये तुम्हारे 11th में मदद करता है मोल में। यूनिट पार्टिकल, इसका यूनिट पार्टिकल हमेशा मॉलिक्यूल होगा, कभी भी एटम नहीं हो सकता, हमेशा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ठीक है। थोड़ा आगे का हो गया, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन बता रहा था मैं। ठीक है। तो क्या करना है हमको, कंपेयर करना है एलिमेंट्स के एटम कि कितने एटम है। जैसे यहाँ पे एक एटम है, इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर इसका एक एटम है, और इसका, अब देखो यहाँ पे एलिमेंट का कंपेयर कर रहे हैं, पूरे कंपाउंड का नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट का करेंगे। मैग्नीशियम का एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, ठीक है भाई। तो कंपेयर कर दो, अगर वो इक्वल नहीं है तो उनको इक्वल करो। क्यों इक्वल करो, क्योंकि हमको कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, इसको हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं पूरी बैलेंसिंग, ठीक है। तो और इसको हम लोग छेड़ नहीं सकते, इसीलिए इसका नाम स्केलेटन इक्वेशन ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये है स्केलेटन इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। अब आओ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, बचपन कह रहा हूँ, क्लास 9th में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो मास का क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत बेसिक होता है, लॉ होता है, ठीक है। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं, ताकि टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब इस हैंड साइड में जितना एलिमेंट का मास है उतना इधर होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर से ही एटॉमिक क्या कहते हैं, मास नंबर से ही एटॉमिक मास डिसाइड होता है। तो उसी तरीके से हम लोग को एटम्स को बराबर करना पड़ता है, ठीक है। या फिर एक और अदर वर्ड्स में कह सकते हो कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। चेंज नहीं कर सकते हैं, हेंस वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दिया क्या हो सकता है, हमको वर्ड इक्वेशन दिया जा सकता है कि ये चीज़ हो रहा है, जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, और जिंक सल्फेट और अपना हाइड्रोजन बन रहा है, और इससे हम लोगों को कह दिया जाता है कि भाई बनाओ, इसकी इक्वेशन बनाओ। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम इनका फॉर्मूला लिख दो, इन सब का केमिकल फॉर्मूला लिख दो। बैलेंस बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखो। तो जिंक का होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, ये सब तुम्हें याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4, और हाइड्रोजन का होता है H2, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। हर जो हम लोग का एटम होता है उसका एक फिक्स टाइप ऑफ उसका फॉर्म होता है, जो फ्री नेचर में वो रहता है। जैसे हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि वो बैलेंस होना चाहिए, मतलब वो उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसकी ऑर्बिटल फिल होना चाहिए। इसमें क्या होता है, सबसे पहला 2 होता है ना, हीलियम होता है बैलेंस। तो हीलियम में 2 होते हैं, तो इसमें 1 होता है, तो इसको एक और मिल जाता है, तो ये बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका बेसिक स्केलेटन इक्वेशन। उसके बाद हाँ, तो सबसे पहला काम करो कि तुम एक डब्बा बना दो, और उसमें सबसे पहले सारे एलिमेंट्स लिख दो जो जो इसके अंदर अपना रिएक्शन में पार्ट टेक कर रहे हैं। कौन कौन सा है, Zn है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, और ऑक्सीजन है। फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनको लिख दो। Zn के कितने हैं, 1 हैं, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, सल्फर के कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आओ, राइट हैंड साइड में आओ, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट के जितने एटम हैं उनको लिख दो। तो यहाँ पे Zn के कितने, 1 हैं, सल्फर के हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, और अपने क्या कहते हैं, सल्फर के कितने हैं, 1 है, और अपना ऑक्सीजन का कितना है, 4 है।
अब फिर इसमें कंपेयर करो कि सारे सेम है कि नहीं है। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे तो देखेंगे एक एक सेम है, दो दो सेम है, एक एक सेम है, चार चार सेम है। तो क्या हुआ, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग फ्रीली कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, 1.3 एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग को एक काम मिलता है कि बैलेंस करो रस्टिंग ऑफ आयरन को। इसको रस्टिंग ऑफ आयरन, इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, Fe प्लस, पहले उसका लिख दूं क्या क्या है, आयरन होगा, वाटर होगा, और आयरन ऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो आयरन का हो गया Fe, वाटर का हो गया H2O, आयरन ऑक्साइड का हो गया Fe3O4, और हमारा क्या कहते हैं हाइड्रोजन का क्या हो गया H2। ठीक है, ये हो गई इसकी स्केलेटन इक्वेशन, ये इसकी क्या हो गई स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डब्बा बना लेंगे। इसके ऊपर स्टेप 1 क्या है, डब्बा बना लो, और इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करो ही मत, इसको भूल जाओ। इसके अंदर ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इनके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते हो कि ये 2 बदल दो, 3 बदल दो, 4 बदल दो, ये अलाउड नहीं है। स्टेप 2, डब्बा बनाओ, सारे एलिमेंट्स एक साइड लिखो, फिर लेफ्ट हैंड साइड के लिखो, राइट हैंड साइड के लिखो। फिर देखो Fe कितने, 1 है, इस साइड Fe कितने, 3 है, हाइड्रोजन कितने, 2 हैं, इस साइड कितने हैं, 2 हैं, और क्या कहते हैं ऑक्सीजन कितने, 1 है, और इस साइड कितने, 4 हैं। तो देखो यार, ये काफ़ी जगह बैलेंस नहीं है, जैसे 1 और 3 बैलेंस नहीं है, 1 और 4 बैलेंस नहीं है, 2 2 तो बैलेंस्ड है। तो क्या करो, सबसे पहले देखो कि किसका सबसे ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो देखोगे कि ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने से शुरू करो। तो इट इज़ ऑफन टू स्टार्ट द बैलेंसिंग, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट द बैलेंसिंग ऑफ द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर। अब देखो इसमें मैक्सिमम नंबर है, तो इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, इसमें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है भैया, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, इनिशियली 1 है और इधर 4 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे टू बैलेंस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। ये देख लो, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला। जो मैं बता रहा था, फॉर्मूला अल्टर नहीं कर सकते, स्केलेटन फॉर्मूला। ठीक है, और क्या है, अब इनके ये वाले जैसे ये ऐसे ये अल्टर नहीं कर सकते, 4 से बस ये मल्टीप्लाई होगा और ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब फिर से लिख दो एलिमेंट सारे। अब इसका 1 है, इसका 3 है, इसका क्या कहते हैं 2 है, और इसका 8 है, इसका 4 है, इसका 4 है, तो ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन और सब बैलेंस नहीं है। तो अब बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है इस वक्त। तो हाइड्रोजन का 8 है, तो 8 है और वहाँ 2 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 8 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 हो गया। अब ये पार्टली बैलेंस इक्वेशन हो गई, ये भी पार्टली बैलेंस इक्वेशन थी। ठीक है, तो ये हो गई नई इक्वेशन। अब देखो, अब क्या नहीं बैलेंस है, अब बस देखो आयरन नहीं बैलेंस है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिए भैया, मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब क्या दिक्कत हो गई, अभी जैसे यहाँ पे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई, नहीं, एक ही जगह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 जगह नहीं, गलती से निकल गया मुंह से। एक ही जगह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी जगह तो 3 है ही है। तो अब ये देखो, अब ये पूरा बैलेंस्ड हो गया, एकदम बैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे 3 आयरन, यहाँ पे 3 आयरन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन के गैस, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में हम लोग सही से किए हैं कि नहीं। एक बार जो अभी मैंने काउंटिंग की थी उसको फिर से काउंट करके तुम देख लो कि सही है कि नहीं, और फिर जब सही आ जाए काउंटिंग तो तुम कह दो हाँ मैंने सही किया। तुम लोग मुझको अब मत सिखाओ, सब सही है। ठीक है, तो सही है। तो द नंबर्स ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड आर इक्वल, तो तब तुम कह सकते हो कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड है, हेंस योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये जो मेथड है, ये हिट एंड ट्रायल है। ये क्या हो गया भाई, ये जो मेथड है ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ये हिट एंड ट्रायल अपना मेथड है। ठीक है,
तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू बैलेंस दी इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग विथ स्मॉल होल नंबर कोएफिशिएंट, 4 1 2 3 इनसे मल्टीप्लाई करके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। अब एक चीज़ देखो, अब इसके बारे में तुम कुछ कह सकते हो कि आयरन कौन से फॉर्म में है, क्या कहते हैं, इसके अंदर कोई कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है कि नहीं, वाटर किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, कैसे है वाटर। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल करने के लिए हम लोग इनके फिजिकल स्टेट को भी इनके साथ लिख देते हैं, ठीक है, बिकॉज नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग ब्रैकेट्स में इनके फिजिकल स्टेट्स लिख देते हैं टू मेक अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ये क्यों कर रहे हैं, उसका अंदर मोर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताने के लिए कि अगर डेली लाइफ में हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। The physical state of the reactants and products are mentioned along with the chemical formula. Gaseous, liquid, aqueous solution, aqueous or solid state of the reaction and the products are represented by notations such as G, L, AQ और S. इसको गैसियस होता है, लिक्विड होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। एक्वस फॉर्म मतलब सोल्यूशन फॉर्म में होता है। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन इन वाटर। वाटर के जब भी वो सोल्यूशन प्रेजेंट होता है तो एक्वस होता है, ठीक है। तो अब इसका क्या होता है, इसमें ये आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है, जो हाइड्रोजन कह रहा हूँ, जो वाटर होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, वो गैसियस फॉर्म में होता है। भैया वाटर तो लिक्विड फॉर्म में देखा है मैंने, ये गैसियस कैसे कह रहा है, एनसीईआरटी गलत नहीं, एनसीईआरटी सही कह रही है। इसमें क्या होता है ना, जो वाटर होता है वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में वो स्टीम के फॉर्म में होता है। वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में वो पानी ऐसे नहीं टप टप है, वो स्टीम फॉर्म में, तभी वो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो रस्ट बनता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, आयरन ऑक्साइड, और हमारा हाइड्रोजन गैस इमिट होती है, ठीक है, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ पे मैंने बता दिया तुमको अच्छे से। अब एक बार तुम इसको दोहरा लोगे तुरंत हो जाएगा, तुम बैलेंसिंग करना सीख गए हो, कुछ नहीं है, तुम अंदर भरोसा रखो, सब सही होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, सम टाइम द रिएक्शन कंटेन्स सच एज सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो ऑफ इक्वेशन। जैसे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग की क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस चाहिए होती हैं, तभी वो रिएक्शन होगा। जैसे हम लोग जब प्लांट फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, वरना वो नहीं बनाएगा। उसके अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए, उसके क्लोरोफिल पिगमेंट होना चाहिए, वरना वो सिंथेसाइज ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग को वो एरो के ऊपर हम लोग लिख देते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें जो हमारा क्या कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो अपना रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ, लेकिन ये जब रिएक्ट कर रहा है तो इसको 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। एटीएम क्या होता है, एटीएम वो नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटीएम नहीं है, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख देते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे कोई कैटलिस्टिक यूज होगा तो वो भी लिख देते हैं। एक कैटलिस्टिक का एग्जाम्पल अच्छा दूँ, देता हूँ भाई तुमको एक अच्छा कैटलिस्टिक का एग्जाम्पल। देखो, जब हमारा पोटेशियम क्लोरेट और हमारा रिएक्ट करता है, तो उसको जब हम लोग जैसे डिसोशिएट करते हैं, किसमें, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में, तो जब ये डिसोशिएट होता है ना, तो इसको करने के लिए दो चीज़ों का यूज़ होता है, एक होता है हीट का और एक होता है कैटलिस्टिक का। जो कैटलिस्टिक होता है मैग्नीशिया डाइऑक्साइड, MnO2, ठीक है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दे दिया तुमको मज़ा देने के लिए कि कितनी मस्त चीज़ होती है, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब मस्त है। अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्विक लुक दे दो इन इंटेक्स्ट के क्वेश्चन पे, फिर मैं कराता हूँ तुरंत। किया। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इट इन एयर। ऐसा क्यों करना होता है, देखो, मैग्नीशियम की जो रिबन होती है वो जब नॉर्मल एयर में रहती है, तो उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो सरफेस पे मैग्नीशियम के एटम होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं। क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है उनके ऊपर। इसलिए उस लेयर को हटाना पड़ जाता है रिएक्शन करवाते वक्त, ठीक है। वो वाले इस वाले रिएक्शन में, एक्टिविटी 1.1 में, यहाँ पे ये वाले में, इस वाले एक्टिविटी में हमको साफ करना पड़ता है। यहाँ लिखा है ना, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर, ठीक है। इसलिए क्यों करना पड़ता है, वो गैसियस फॉर्म में, उसके ऊपर गैसियस कह रहा हूँ, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। अब इसका यहाँ पे डिस्कशन है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 है वाई, अब ये जैसे तुमको लिखना होगा आंसर, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इट इन एयर। आंसर होगा मैग्नीशियम रिबन गेट्स कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन केप्ट इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैग्नीशियम बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। दिस लेयर हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये हिंडर करती है, वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में दिक्कत ले आती है, इसलिए इसको हटाना पड़ता है। हेंस इट इज टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तुमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो एक बार, ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, इसकी बैलेंसिंग को एक बार कर लो अच्छे से। आसान है भाई, बहुत आसान है। एक लुक दे दो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। हे भगवान, पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है भाई, गला खराब हो जाता है बोलते बोलते। किया किया भाई, किया। हुआ? अरे कैसे नहीं होगा, हलवा है भाई, हलवा है, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, हो गया। कहाँ फंस रहे हो? अगर फंसोगे ना तो मैं बता देता हूँ तुम कहाँ फंस रहे होगे। एक और हिंट तुमको छोटा सा दे देता हूँ तुम्हारी मदद के लिए, वैसे दे देता हूँ तो अच्छा रहेगा ना तुम्हें। हाइड्रोजन का तुमको वो बता देता हूँ कौन सा सिंबल तुम यूज करोगे। H2। भाई साहब कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, छोटा छोटा। ए H2 हाइड्रोजन के लिए यूज़ करोगे। क्लोरीन के लिए Cl2 यूज़ करोगे, Cl2 यूज़ करोगे। ठीक है। और हाइड्रोक्लोराइड के लिए तो तुमको पता ही क्या होता है, HCl। ये तो वही होता है HCl। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। और तुमको थोड़े बहुत और चीज़ें बता देता हूँ, ये गैसियस फॉर्म में होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, और ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, ठीक है। बैरियम क्लोराइड का भी फॉर्मूला तुमको बता देता हूँ। बैलेंसिंग फिर तुमको करनी होगी इसकी, जितना टाइम दूंगा मैं। ये बैरियम क्लोराइड का हो गया। क्या कहते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का भी बता देता हूँ तुमको तुम्हारा हेल्प के लिए। Al2। ठीक है। सल्फेट का होल ट्वाइस हो जाता है यहाँ पे, होल थ्राइस, थ्राइस हो जाता है, ट्वाइस नहीं थ्राइस होता है। ठीक है, ठीक है। ये दोनों भी गैसियस फॉर्म में होते हैं। बनता क्या है इसका, इसका बनता है बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट का हो जाएगा Ba सल्फेट SO4। ठीक है। और एल्युमिनियम क्लोराइड वही AlCl3। ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों भी गैस सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये दोनों भी सॉलिड फॉर्म में, ये दोनों भी सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड सॉलिड, और ये भी सॉलिड सॉलिड। इसके बाद तुम्ही को खुद करना है। ठीक है, मैं एक हिंट देने के लिए कर दे रहा हूँ। और ये फाइनल वाला तो बहुत ही ईजी है, Na है ना, वाटर का H2O है ना, इसका NaOH, ये तो बचपन से कर रहे हैं NaOH। ठीक है ना। और हाइड्रोजन का तो बता ही रहा हूँ तब से, H2O, H2 नॉट O। ठीक है। और इनके स्टेट्स भी बता दूँ? बता दो भैया, इतने देर में तो जब से बता रहा हूँ तब से मैं कर लेता, जल्दी करो। लिक्विड, ये एक्वस फॉर्म में आएगा, एक्वस। ठीक है। और ये जो हमारा हाइड्रोजन की गैस आएगी वो गैसियस फॉर्म में होगी। ठीक है, सॉल्व कर लो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। कर लिया, कर लिया भैया, कर लिया, कर लिया। चलिए कराऊँ? कराइए भैया, कराइए, बैलेंसिंग कराइए। देखो इनका स्केलेटन फॉर्म लिख देते हैं, लिख दें, लिख दें भैया, लिख दें। स्केलेटन फॉर्म, स्केलेटन फॉर्म पहले वाले का लिख देता हूँ। पहले वाले का स्केलेटन फॉर्म क्या आएगा, उन्हीं का जो बताया था फॉर्मूला, उसको डायरेक्टली लिख दो, H2। ठीक है, प्लस प्लस लगा दो, Cl लिख दो, Cl2 लिख दो। ठीक है। और इंडिकेट कर दो कि रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इंडिकेट कर दो। रुको, अबे यार इसका वो नहीं आ रहा है क्या फीचर, एक सेकेंड। वाह वाह, क्या फीचर है।
लॉल, एक सेकेंड ब्रो, चल नहीं होगा, रहने दो। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या बन रहा है हम लोग का? HCl बन रहा है, HCl। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं। कितने हाइड्रोजन? 2। कितने क्लोरीन? 2। यहाँ पे कितने? 1। यहाँ पे कितने? 1। तो डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो नहीं जाएगा काम? अरे यार हलवा सवाल है कि नहीं? बस अब सबके स्टेट्स लिख दो उनके साथ। गैसियस फॉर्म, ठीक है, ये किस फॉर्म में है? ये भी गैसियस फॉर्म में। ये किस फॉर्म में? ये भी गैसियस फॉर्म में। हल हुआ? कुछ था? कुछ नहीं था। अब ये कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ सॉल्व करूँ? कर दो भैया, कर दो। क्या है? कलर थोड़ा चेंज करते हैं भाई, अच्छा कलर ले आओ, कुछ दुखी कलर था ये। बैरियम क्लोराइड है ना, BaCl2, ठीक है, प्लस Al2SO4 होल का थ्राइस, ठीक है। क्या देगा ये? बैरियम सल्फेट देगा, SO4 प्लस क्या दे रहा है? AlCl3, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो बैरियम कितने? 1 है, 1 है, ठीक है, बैलेंस्ड हो गए। क्लोरीन कितने? क्लोरीन 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो बैलेंस तो नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? ये 6 हो गया। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी सही हो गया। तो अब ये दोनों बैलेंस्ड हो गए। लेकिन अब दूसरा देखो, एल्युमिनियम देखो, एल्युमिनियम का यहाँ कितने हैं? एल्युमिनियम के भैया यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम कितने? 2 है। वाला बैलेंस्ड हो गया। अब इनके स्टेट्स लिख दो, सारे ही सॉलिड हैं, बैलेंस्ड, सॉलिड हो गए, सॉलिड हो गए। इतने जल्दी तुमने सॉल्व कर लिया? कुछ था इसमें? सॉलिड हो गए, सॉलिड हो गए, ठीक है, ठीक है भैया। आगे बढ़े। लास्ट वाला तो सबसे आसान है यार, करना भी नहीं चाहिए इसको मुझे तुम लोगों के लिए। NaH2O, ठीक है, प्लस साइन के साथ, और क्या दे रहा है? प्रोडक्ट क्या दे रहा है? ये दे रहा है अपना NaOH, ठीक है, और H2, ठीक है। अब देखो Na1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 है कि एक और है? हाँ, हाइड्रोजन 2 है कि एक और है? 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस, पहला बैलेंसिंग आ गई तुम्हारी। तो यहाँ 2 है और यहाँ पे कितने? 3 है। तो क्या करो, क्या करो, क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से तो ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो 2 से किए, तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे हो गए अपने 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर 2 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 + 2 4, बस बैलेंस्ड हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। अब Na देख लो, Na 2 है और यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व हो गया तुम्हारा, सॉल्व हो गया भैया, हो गया। हलवा कुछ था ही नहीं, सॉल्व, ख़त्म, कुछ नहीं था। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देख लो इसका भी तुम, इससे डरते हैं लोग, बैलेंसिंग से। ये तुमने पहली बैलेंसिंग कर दी, दूसरी कर दी, तीसरी कर दी, और ये ऐसे तुम दिखा देना कि जो गैस है वो इमिट हो रही है, ऊपर जा रही है। इनके फॉर्म्स मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन तुम फॉर्म्स लिख देना इसके। आखिरी वाला एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये क्या पूछ रहा है। इसमें क्या कर रहा है, पढ़ लो तुम एक बार, तुम खुद पढ़ लो पहले, ट्राई दे दो। अब देखो, अब ये सबसे वर्ड इक्वेशन फॉर्म पहले इसको ले आएंगे। ये नॉर्मल इक्वेशन के बारे में बताया गया, इसको वर्ड इक्वेशन फॉर्म में ले आएंगे। वर्ड इक्वेशन के बाद फिर अपना इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे, फिर बैलेंस करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, आओ किया जाए, किया जाए। क्या है पहला वाला? क्या कह रहा है? बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब एक दूसरे से इन वाटर रिएक्ट करते हैं तो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है बैरियम सल्फेट का, एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसको डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन लिख दो, लिख दी इक्वेशन, आ गया तुम्हारा आंसर। इक्वेशन ही लिखना था
और उनके सिंबल्स लिखने थे कि ये एक्वस फॉर्म में था, ये एक्वस फॉर्म में था, क्योंकि ये सोल्यूशंस ऐड हो रहे हैं तो एक्वस एक्वस लिख दो। ये जो बन रहा है वो इनसॉल्युबल बन रहा है, वो बन रहा है अपना प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये सॉलिड फॉर्म में है। और ये अपना लास्ट वाला भी सोल्यूशन फॉर्म में, तो एक्वस लिख दिया हम लोगों ने। फिर बैलेंस कर दिया, यहाँ पे दो Na थे, यहाँ पे एक Na थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2 क्लोराइड था, यहाँ पे 2 क्लोराइड था, बैलेंस हो गया। बैरियम एक, सल्फर ये वाला एक है, ये वाला भी एक है। ठीक है, ठीक है। फिर लास्ट वाला देख लो, ये क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है, एक्वस फॉर्म में हो गया। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर, एक्वस फॉर्म में हो गया। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बन गया, ये भी एक्वस फॉर्म में हो गया। वाटर बन गया, वाटर लिक्विड फॉर्म में हो गया। तुमने इक्वेशन लिख दी, कुछ था नहीं भैया, कुछ नहीं था, सब हलवा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोले तो जबरदस्त टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का टाइप मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, छोटा वीडियो ही बना रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी तुम लोग का होगा छोटे वीडियो में, लंबे देरी तक लोग बैठ नहीं पाते, तो उतना अच्छा मतलब तुम देखो, तुम्हारा फिर ऐसे एंड में ना आँख बंद होने लग जाएगी, मैं जानता हूँ, मैं क्योंकि तुम्हारे ही एज का हूँ अभी। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। ठीक है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है भाई, शेयर करना है। शेयर की बहुत नीड है हमारे चैनल को, बहुत ज़्यादा नीड है तुम्हारे हेल्प की। तुम अगर हेल्प नहीं करोगे तो भाई हेल्प कर देना भाई यार, शेयर कर देना, शेयर कर देना। अगर थोड़ी भी फ़ायदा हुई है तुम्हारी, थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है, अगर थोड़ा भी मज़ा आया पढ़ने में नए वे में, तो थोड़ा शेयर करना। ठीक है, थैंक्स भाई, बाय। #BeOfficeTie, नमस्ते, बाय।